बीए पार्ट थर्ड में भारतीय समाज की जो हमारे सिलेबस में पुस्तक है उसका द्वितीय अध्याय है राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याएं। राष्ट्रीय एकीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं? डॉक्टर जी.एस. गुरिया कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण को एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें एकता, दृढ़ता और सम्बद्धता की भावना राष्ट्र का विकास सम्मिलित है, जिसमें लोगों के हृदयों में सामान्य नागरिकता की भावना तथा राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना पाई जाती है। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण भावनात्मक एकता, भाईचारा और राष्ट्र प्रेम की वह दृढ़ भावना है। राष्ट्र प्रेम की वह दृढ़ भावना है जो एक देश के सभी निवासियों को अपनी व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई विभिन्नताओं को बुलाने में सहायता देती है। डॉक्टर गुरिया व विनोबा भावे की इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जब राष्ट्र की सभी इकाइयाँ अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषाई, प्रांतीय, क्षेत्रीय, सांप्रदायिकता एवं सांस्कृतिक मतभेदों को बुलाकर देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर सामूहिक कल्याण के लिए प्रयासरत होती हैं, तो वह राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना है जो एकता व दृढ़ता प्रदान करती है। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख आधार क्या हैं? तो राष्ट्रीय एकीकरण के जो प्रमुख आधार हैं वो हैं भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, जातीय एकता, राजनीतिक एकता, आर्थिक एकता एवं मानसिक एकता। ये सभी आधार राष्ट्रीय एकीकरण को दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब हमारा अगला बिंदु आता है कि राष्ट्रीय एकीकरण की हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए, देश की एकता, अखंडता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। दूसरा बिंदु देखें तो राष्ट्रीय कर्तव्यों एवं भावनाओं को याद दिलाने की प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक है। आगे देखें, देश के विभिन्न प्रदेशों, क्षेत्रों के बीच परस्पर विरोधी भावना, तनावों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। और अगला बिंदु देखें तो देश में सांप्रदायिक एकता और सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता की बाधाएं क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण की कौन कौन सी बाधाएं हैं? उनमें से प्रमुख बाधा, प्रथम बाधा है वो जातिवाद। अब प्रश्न यह बनता है कि जातिवाद कहते किसे हैं? काका कालेलकर के अनुसार जातिवाद एक अनियंत्रित, अंध और सर्वोच्च समूह शक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुता को भूल जाती है। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में कहते हैं कि जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति की प्रति निष्ठा है। इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि जातिवाद जाति के सदस्यों की वह भावना है जो अपनी जाति के सदस्यों के हितों के सम्मुख अन्य जातियों के सदस्यों में सामान्य हितों व अधिकारों की अवहेलना करने को प्रेरित करती है। अर्थात अपनी जाति के प्रति निष्ठा, अन्य जाति के प्रति अवहेलना की भावना, अपने जाति के हित
को पूरा करने के लिए अन्य जातियों के हितों व अधिकारों की अवहेलना करना ही जातिवाद है। जातिवाद के कारण क्या है, किन कारणों से जातिवाद पैदा होता है? तो हमें पता है सबसे प्रमुख है जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, जातिवाद को पैदा करता है, वो कारण है वैवाहिक प्रतिबंध। जाति व्यवस्था की एक प्रमुख प्रथा पाई जाती है इंडोगेमी मैरिज, अंतर्विवाही प्रथा। अर्थात एक जाति के लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी करते हैं, जिसे इंडोगेमी मैरिज कहते हैं, जिसके कारण एक व्यक्ति को अपना विवाह सामाजिक प्रतिबंधों के अनुसार अपनी जाति के अनुसार अंदर करना पड़ता है। इस प्रतिबंध के कारण व्यक्ति में अपनी ही जाति के प्रति निष्ठा की भावना पैदा हो जाती है। दूसरा जातिवाद का कारण है जातीय परिस्थिति को ऊंचा करने की आकांक्षा। परिस्थिति स्टेटस को कहते हैं। परिस्थिति व्यक्ति का समाज में पद होता है। अब देखिए जातीय परिस्थिति को किस प्रकार से ऊंचा करने की आकांक्षा जातिवाद को बढ़ावा देती है। भारत में जातीय प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने की एवं सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में अपनी जाति विशेष की स्थिति को उन्नत करने की आकांक्षा ने जातिवाद में वृद्धि की है। अगला बिंदु है अपनी जाति विशेष की प्रतिष्ठा बढ़ाने की प्रवृत्ति जातिवाद को जन्म देती है। अर्थात सामाजिक व्यवस्था में अपनी जाति विशेष की प्रतिष्ठा बढ़ाने के कारण एक जाति विशेष के प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रभावी व्यक्ति अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए शिक्षा और व्यवस्था पर जोर देने लगे हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है। जातिवाद का अगला कारण है जातीय संगठन। आज भारत देश में प्रत्येक जाति में संगठन पाए जाते हैं। अनेक जातियां संगठन अपनी जाति के उत्थान के लिए अधिवेशन करती है, सम्मेलन करती है, सामूहिक विवाह की प्रणाली को अपनाती है, समय समय पर उनका आयोजन करती है, जिससे जाति के प्रति लगाव की भावना पैदा होती है, जो जातिवाद को बढ़ावा देती है। जातिवाद का अगला कारण है जजमानी व्यवस्था का विघटन। जजमानी व्यवस्था में एक स्थान विशेष पर विभिन्न जातियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध पाए जाते थे। इसी कारण विभिन्न जातियों में उच्च निम्नता होने के भाव सम्मिलित थे, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने का, जातिवाद को पैदा करने का, जातिवाद पनपने का अगला कारण है यातायात व संचार के साधनों में वृद्धि। वर्तमान में भारत में यातायात व संचार के साधनों की दृष्टि से की वृद्धि से व्यक्ति अपने व्यवसाय, नौकरी व अन्य कार्यों के लिए अन्यत्र बस गए हैं। वहाँ अपनी जाति के लोगों से मिलकर व्यक्ति उनके सहयोग व सहानुभूति प्राप्त करते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देता है। अगला बिंदु है जातिवाद के कारणों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने संस्कृतिकरण किसे कहते हैं इसको परिभाषित किया। उन्होंने कहा, जब कोई निम्न जाति उच्च जाति के समान अपना व्यवहार अपनाकर संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था में अपनी जातीय स्थिति को संस्थानात्मक ढंग से ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। अर्थात जब कोई निम्न जाति उच्च समझे जाने वाली जातियों के संस्कारों को अपनाकर उसके समान व्यवहार करती है और सामाजिक व्यवस्था में अपने स्तर को, अपने स्टेटस को ऊपर उठाने का प्रयास करती हैं, तो वह संस्कृतिकरण कहलाता है। जब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो उच्च जातियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जातिवाद का सहारा लेती हैं। जातिवाद का अगला कारण है भारत में जातिगत राजनीति, जो वर्तमान में सबसे अधिक देखने को मिलती है। विभिन्न पार्टियां, भारत में विभिन्न पार्टियां हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता चुनाव को जीतने के लिए जातिगत आधार पर वोट मांगकर जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, और पार्टियां भी जातिगत आधार पर ही जिस क्षेत्र में जातियां अधिक हैं, जिस जाति के लोग अधिक रहते हैं, उसी जाति के व्यक्ति को अपनी टिकट देती हैं, चुनाव लड़ने के लिए अपना सिंबल प्रदान करते हैं। अब है जातिवाद के प्रभाव, क्या परिणाम निकलते हैं, क्या दुष्परिणाम है जातिवाद, क्या परिणाम है जातिवाद के क्या प्रभाव हैं। पहला प्रभाव, जातीय गतिशीलता में वृद्धि होती है, जातीय भावना में वृद्धि होती है, जातीय संगठनों का निर्माण होता है, शैक्षणिक संस्थाओं में जातीय आधार पर ही प्रवेश व नियुक्तियां दी जाती हैं,
जाति विशेष को ऊंचा उठाने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। जातिवाद का अगला प्रभाव देखें तो जातीय आधार पर वोटों की राजनीति की जाती है। जातीय दंगे व संघर्ष किए जाते हैं। ऊंच नीच की भावना में वृद्धि की जाती है। जातीय आरक्षण पद्धति का प्रचलन चलता है और अंतर्जातीय विवाह पद्धति का कठोरता से पालन किया जाता है। ये जातिवाद के प्रभाव हैं। अब हम देखें तो जातिवाद को दूर किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले सुझाव देंगे कि जातीय संगठनों पर प्रतिबंध लगाए सरकार। जितने भी जातीय संगठन बने हुए हैं भारत में उन पर प्रतिबंध लगाए। जाति संबंधी जो नाम व उपनाम हैं उन पर प्रतिबंध लगाए। आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को उत्थान के लिए जो सरकारी प्रयास हैं वो किए जाएं। उच्च मूल्यों की स्थापना की जाए। आरक्षण पद्धति की समाप्ति की जाए। जाति आधार पर चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण बंद किया जाए। जाति आधार पर दंगे फसाद करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं, कानूनी कार्रवाई की जाए और अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जातिवाद को तभी खत्म किया जा सकता है जब एक्सोगेमी मैरिज को प्रारंभ किया जाए। अंतर्जातीय विवाह, अपनी जाति में विवाह न करके अन्य जाति में विवाह किया जाए तो जातिवाद को खत्म किया जा सकता है, अन्यथा भारत में जातिवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।